नमस्ते, मेरा नाम है पूर्वा। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे डिजिटल। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें एक डॉक्टर ने एक ऐसे बच्चे की मदद के बारे में हमें बताया जिस बच्चे के पहले मैथ्स में थोड़े कम मार्क्स आते थे। लेकिन डॉक्टर ने कुछ ऐसा मेडिकेशन और कुछ ऐसी चीजें की जिससे उस बच्चे के 98% मैथ्स में आए। डॉक्टर सुधीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुधीर अपोलो हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुधीर से ही पूछेंगे कि आखिर पूरा इंसिडेंट वो क्या था और कैसे शुरुआत हुई इसकी, और फिर क्या फाइंडिंग्स आई, और किस तरह से ये पूरा जो मामला था वो था। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सुधीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और हमसे बात करने के लिए। और इस केस के बारे में थोड़ा ब्रीफली मैं पहले बता दूं आपको और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो बेसिकली एक 15 साल का बच्चा था और उसके पेरेंट्स उसे लेके मेरे पास आए। और उनका मतलब एक ही चीज़ कह रहा था कि ये बच्चा पढ़ने में तो अदरवाइज बहुत अच्छा है और सारे सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, लेकिन मैथ्स में इसका इंटरेस्ट नहीं है। ये शायद इसका दिमाग काम नहीं करता मैथ्स में। तो आप कुछ इसे एक ऐसा पीले ऐसा एक दवाई दे दीजिए जिससे कि इसका जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट जो ब्रेन है वो इम्प्रूव कर जाए। और ये सोच करके लाए और बोले कि मैंने बच्चे को ट्यूशन भी लगवाया और बहुत अच्छे टीचर है, उनके सारे स्टूडेंट्स को अच्छा मार्क्स आता है। और टीचर ये बोले कि मैं तो सारा पढ़ा रहा हूँ अच्छे से और सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तब भी ये बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा है। और बाकी सारे सब्जेक्ट में वो 85 80% 90% मार्क्स ला रहा था, मतलब एबव एवरेज विद्यार्थी था वो। लेकिन मैथ्स में समहाउ फेल कर रहा था, 30% किसी तरह से 30% तक ही आ रहा था। तो ये लेकर के पेरेंट्स मेरे पास आए। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, सबसे पहले तो जो मरीज है उससे बात किया जाए। 15 साल का उम्र था और क्लास 10th का बच्चा था। तो मैंने उससे बात की और पूछा कि क्या आपको तकलीफ क्या होती है। तो बोला कि देखिए डॉक्टर, मुझे तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, मतलब जो जो मैथ्स का सम्स है या जो भी इक्वेशंस हैं तो सारा मुझे पता है कि क्या करना है कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं मैथ्स के प्रॉब्लम जब सॉल्व करता हूँ या तो घर में या एग्जाम में, तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे ही थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है मैथ्स के सम्स की और इक्वेशंस की, तो मैं कहीं खो सा जाता हूँ। मतलब मेरा दिमाग जहाँ रहता है पेपर में या वहाँ पे नहीं रहता है, तो मैं ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा सेमी कॉन्शियस स्टेज में रहता हूँ और मुझे नहीं मालूम होता है कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या कर रहा हूँ। और ये सिलसिला 2 मिनट या 3 मिनट चलता होगा, उसके बाद फिर वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। लेकिन 3 घंटे के एग्जाम में ऐसा उसे 10 15 20 बार तक ऐसा हो जाता है। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई विद्यार्थी, अगर कोई भी बच्चा कोई एग्जाम लिख रहा हो 3 घंटे का, और उसमें हर 5 10 मिनट में ऐसा 2 3 मिनट के लिए वो अगर पूरे अपने होशो हवास में ना हो, तो फिर वो एग्जाम का पेपर कैसे कंप्लीट करेगा। और फिर मैंने उसके पेरेंट्स से और टीचर से ही बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो भी इक्वेशंस है जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें स्टार्टिंग में एक दो लाइन वी कैन मेक आउट कि क्या लिखा है बच्चे ने, लेकिन उसके बाद ओनली स्क्रिबलिंग लेटर्स वी कैन सी कि उसके आगे हम लोग समझ नहीं पाते कि बच्चा क्या लिखना चाह रहा है। सब ऐसे पेन से कुछ मतलब कुछ कुछ लिखा रहता है बट इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ऐसा मतलब टीचर्स ने भी कोलैबोरेट किया जो बच्चे ने बताया था। तो फिर मैंने सोचा कि देखिए ये तो नॉर्मल, जैसा हम बोलते हैं बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें तो पूरे क्वेश्चंस पेपर में मतलब पूरे 3 घंटे उसे ऐसी ही अवस्था होना चाहिए, ठीक हो कम से कम पूरे सेंसेस में रहे। समझ नहीं आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। लेकिन यहाँ बच्चा बोल रहा है कि नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जस्ट दैट मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के टाइम या क्वेश्चंस के टाइम मैं कहीं खो सा जाता हूँ। ये बच्चे का शिकायत है। तो मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि एक ब्रेन का एक एपिलेप्सी होता है, जैसे कि मिर्गी बोलते हैं, रिफ्लेक्स एपिलेप्सी। तो कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन या कैलकुलेशन करने के टाइम में वो ब्रेन से abnormal एपिलेप्टिक फॉर्म डिस्चार्ज निकलते हैं। मतलब एक तरह से जो करंट फिट होता है वो ठीक से काम नहीं करता है। तो फिर मैंने बच्चे से ही पूछा और पेरेंट्स से भी कि देखिए, मैं उसके पहले भी कुछ टेस्ट हो चुके थे जैसे एमआरआई, ब्रेन का स्कैन और ईईजी, और वो सारा नॉर्मल था। तो इसीलिए पेरेंट्स को लगा कि ये शायद ऐसे ही बहाना कर रहा है, उसे पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, तो एक दवा लेके इसके ब्रेन को बूस्ट कर दिया जाए। तो लेकिन मैंने बोला कि देखिए, एक बीमारी हो सकती है मिर्गी की, एक खास किस्म की मिर्गी होती है जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के टाइम ही वो ट्रिगर होती है। और उसे अगर हम ईजी करें और ईजी के दौरान बच्चे को सेम इक्वेशंस दें, मैथमेटिकल अर्थमेटिक दें, तो फिर उस टाइम एबनॉर्मल डिस्चार्ज हमें ब्रेन से दिख सकते हैं। और वैसे ही हुआ जब मैंने ईजी करवाया बच्चे का और बच्चे को बोला कि आप ये कैलकुलेशन भी करते रहो और उस टाइम रिकॉर्डिंग हम करते रहेंगे। उस दौरान ब्रेन से एबनॉर्मल वेव्स निकले
तो हमारा जो शक था कि एक खास किस्म की मिर्गी हो सकती है वो कंफर्म हो गया, जिसे कि हम बोलते हैं कैलकुलेशन इंड्यूस्ड सीजर्स, या जब कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक करने के टाइम में जो सीजर्स होते हैं उसको बोलते हैं मिर्गी। और फिर हमने बच्चे को दवाई स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे फिर बच्चा 1 महीने के बाद आया, बोला कि अब मैं घर में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और बच्चे ने खूब मेहनत की जम के, और इट वाज लाइक ए डिफरेंट न्यू एक्सपीरियंस फॉर हिम, जो उसने पिछले 6 महीने 1 साल से वैसे अनुभव नहीं किया था। और जब फिर नेक्स्ट टाइम वो एग्जाम में अपियर हुआ, तो ही पास कंफर्टेबली, अच्छे से उसने पास किया, और नॉट ओनली पास, बहुत अच्छे मार्क्स, मोर देन 95% मार्क्स उसके आए। अच्छा डॉक्टर सुधीर, एक और चीज कि जब कोई भी बच्चा मतलब इस चीज के बारे में बताता है कि मुझे मैथ्स प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, या मुझे मैथ्स की जो कैलकुलेशन है वो करने में दिक्कत आती है, तो कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो ये समझ लेते हैं कि बच्चे का मन नहीं है पढ़ाई में। तो ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? मतलब उन्हें कैसे पता चलेगा कि शायद ये कोई बीमारी हो सकती है, या फिर ये बच्चा जो है वो मजाक में या फिर टालने के लिए पढ़ाई को ऐसा बोल रहा है। यस, देखिए, फर्स्ट ये देखना है कि बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो कोई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो या सोशल साइंसेज या किसी भी सब्जेक्ट में उतना ध्यान नहीं लगाएगा। तो उसे बोलते हैं अटेंशन फोकस या कंसंट्रेशन, ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, उनका ध्यान कहीं और भटकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, यही होती है। दूसरा केसेस क्या होता है, किसी को सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे वो साइंस में या आर्ट्स में या हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा हो, या लिटरेचर में काफ़ी अच्छा होता है। उसे कठिनाई सिर्फ एक खास सब्जेक्ट, या फॉर एग्जांपल यहाँ बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में होती है। तो उसमें हमें ये देखना है कि वो कठिनाई टोटली यूनिफॉर्म है, मतलब क्वेश्चन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूछ सकते हैं बच्चे से कि आप कॉन्सेप्ट बताओ इसका, इसको कैसे सॉल्व करना है, डोंट सॉल्व इट, खाली वो स्टेप्स क्या क्या है बताओ। तो जो बच्चा अगर समझता है, उसे इंटरेस्ट है, तो ही शुड बी एबल टू टेल द कॉन्सेप्ट कि हाँ ये सब है, ये स्टेप्स ऐसे ऐसे है और सॉल्व करना है, ऐसे करना है। अगर उसे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो वो कैसे सॉल्व करेगा? तो उस बच्चे को, हाँ, हो सकता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक कठिनाई है, और वो बच्चे अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दें, एक्स्ट्रा अटेंशन दें, या पेरेंट्स ध्यान दें या टीचर्स ध्यान दें, या एक्स्ट्रा क्लासेस करा के ट्यूशंस बियॉन्ड स्कूल आवर्स, तो वो बच्चे इंप्रूव कर जाएंगे। अगर ये जो तीसरा कि जो मैं बताया न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का, तो इसमें क्या है, बच्चे का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है, बट लेकिन वो जब सॉल्व करता है तो फॉर फ्यू मिनट, 2-3 मिनट के लिए बच्चे का कंसंट्रेशन वो नॉर्मल सेंस में नहीं रहता। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ, तो इस अगर ऐसा वो अनुभव करें तो डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर एक ऐसा बच्चा जो कि शुरू से लेके अभी तक काफी अच्छा कर रहा था मैथ्स में और हर चीज में, और पिछले कुछ महीनों से पेरेंट्स देख रहे हैं कि वो डिटेरियोरेट कर रहा है, जैसा परफॉर्मेंस था पहले वैसा भी नहीं है। तो वो दैट ऑल्सो शोज कि ये कुछ बीमारी हो सकती है। अगर बच्चा क्लास 9 तक पूरा एकदम अच्छा, बहुत अच्छा कर रहा था पढ़ाई में, और अचानक उसके पढ़ने के एबिलिटी में डिटेरियोरेशन आ गई है, तो भी एक बीमारी हो सकती है। अच्छा एक और चीज, अगर पहले बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाद में वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो इसके पीछे भी क्या कुछ मेडिकल रीजंस हो सकते हैं? डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम सीधे बच्चे को ब्लेम कर दें कि देखो तुम पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, और सारा दोष बच्चे के ऊपर मढ़ दें, तो वो सही नहीं है, क्योंकि एक बीमारी भी हो सकती है। और काफ़ी बीमारियां ऐसी है जो कि हम अगर सही समय पे डायग्नोसिस कर सकें तो उसका इलाज संभव है और बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं। और सबसे कॉमन हमारे देश में एक विटामिन B12 की समस्या है। विटामिन B12 हमारे ब्रेन के फंक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, या कभी कोई जो लोग मांसाहारी भी हैं, लेकिन उनके पेट में एंटीबॉडीज होते हैं जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो उन बच्चों को विटामिन B12 की कमी हो सकती है, और वो कमी रहेगी तो फिर ब्रेन का फंक्शन सही नहीं होता और वो पढ़ाई में नीचे जा सकते हैं। दूसरा बीमारी हम बोलते हैं विल्सन्स डिजीज। तो उसमें क्या होता है कि एक जेनेटिक बीमारी है वो, जिसमें हम हमारे बॉडी में कॉपर बॉडी से बाहर निकल नहीं पाता है, तो कॉपर लिवर में, आई में और ब्रेन में वो जमा हो जाता है। तो अगर वो कॉपर किसी बच्चे के ब्रेन में जमा होने लगे बिकॉज ऑफ विल्सन्स डिजीज, तो उसका भी सिम्टम वही है कि बच्चा पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होगा, फिर जैसे जैसे कॉपर का डिपोजिशन ब्रेन में होगा, जमा होगा, तो वो पढ़ाई में नीचे जा सकते हैं। कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं, अगर ब्रेन के इन्फेक्शंस हैं, जैसे किसी को मामूली ब्रेन का टीबी हो गया हो। टीबी में जो अक्सर बुखार या हेडेक हो सकते हैं, बट समटाइम्स वो सिम्टम्स उतना ऑब्वियस नहीं होते। बच्चा बोल सकता है कि हाँ मुझे सिर में दर्द है,
तो वही पेरेंट बोल रहे हैं तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है इसलिए तुम सिर दर्द का शिकायत कर रहे हो, अगर ध्यान नहीं दे। तो ब्रेन के इन्फेक्शन, टीबी का इन्फेक्शन, टेपवर्म इन्फेक्शन, या एक और बहुत रेयर इन्फेक्शन है, किसी बच्चे को अगर मीजल्स हुआ हो तो काफी समय के बाद मिडल का इन्फेक्शन भी ब्रेन में फिर से एक्टिवेट हो सकता है। तो इन्फेक्शन होने के कारण भी बच्चे का जो ये पढ़ाई का सिलसिला है या पढ़ाई का परफॉर्मेंस वो नीचे जा सकता है। फिर एक और नॉट टू फॉरगेट थायराइड की समस्या, अगर बच्चे को थायराइड की बीमारी है, अगर थायराइड हार्मोन का डिफिशियंसी है तो भी फिर बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो सकता है। तो ये सब चीजें अगर हम सही समय पर डायग्नोस कर सकें, जैसे कि विल्सन्स डिजीज का और विटामिन बी 12 की का डिफिशियंसी, ये सब काफी इजीली ट्रीटेबल है, सिंपल दवाइयों से उसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा, कई बार पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो उस जब बच्चा कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है या फिर मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो उसकी जड़ तक नहीं जाते हैं और अक्सर टाल देते हैं बात को, या बच्चे को डांट देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में आप उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे? मतलब क्या कोई उन्हें मेडिकल सलाह लेनी चाहिए, या फिर बस ऐसे ही बच्चे को और थोड़ा मेहनत करने के लिए बोलना चाहिए? ऐसे पेरेंट्स को आपके लिए क्या? देखिए, सबसे जरूरी है कि बच्चे के साथ कुछ समय बिताना, क्योंकि जब तक माँ बाप बच्चों के साथ बैठेंगे नहीं तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, वो पता नहीं चलेगा। तो कभी कभी एक काफी मामूली चीज होता है, जैसे उन्हें अगर किसी सब्जेक्ट से डर लगता है बाहर से ही, जैसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि लड़कियों को या मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता या मैथ में कमजोर होती हैं, तो उसका ये रीजन नहीं है। शुरू से आप बोल के उन्हें डरा दे रहे हैं और फिर अगर आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे नहीं ठीक से तो फिर ऑब्वियसली आप कमजोर हो सकते हैं। तो माँ बाप को ये बैठना चाहिए बच्चों के साथ कि ठीक है, समस्या क्या है, डिस्कस करें कि मतलब सब्जेक्ट से समस्या है कि जो टीचर है बहुत सख्त है, समटाइम्स उनको डर लगता है कि अगर मैं एक गलती करूँ तो बहुत डांट मिलेगी टीचर से। तो डर के कारण भी वो ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। जब तक आप सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप पढ़ाई में उतना अच्छा हो नहीं सकते। तो कभी कभी एक, और कभी कभी एक साइकोलॉजिकल समस्या हो सकती है। आजकल स्कूल्स में कभी कभी बुलिंग होते हैं, बुलिंग भी हो सकता है सेम क्लासमेट से, या बच्चा मान लीजिए अगर देखने में थोड़ा मोटा हो या कुछ छोटी समस्या हो, तो अगर वो बच्चा कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से गुजर रहा हो किसी छोटे से कारण से, उसके लिए वो बड़ा समस्या है। बट इफ यू सी फ्रॉम आउटसाइड लगता है कि बहुत छोटा सा समस्या था। तो अगर माँ बाप बच्चों के साथ बैठेंगे तो ये सब खुल के वो बोल सकते हैं। तो ये मतलब एक तो बैठना, पता करना है कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, और काफी हद तक माँ बाप घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगे कि नहीं, डेफिनेटली जो बच्चे का बिहेवियर है थोड़ा डिफरेंट है, या फिर बच्चा काफी शार्प और तेज था पढ़ने में, अचानक पढ़ाई में वो कमजोर हो रहा है, तो अगर ये सब नोटिस करें तो डेफिनेटली उन्हें मेडिकल सलाह लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर सुधीर, एक और चीज, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और अक्सर ऐसे मामलों के बारे में, केसेस के बारे में बताते रहते हैं, लोगों को सलाह देते रहते हैं। लोग आपके कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं तो भी आप बहुत इजीली जवाब दे देते हैं। तो आपको लगता है कि मेडिकल की फील्ड में कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं और हमें बेसिक जानकारियां भी नहीं है? आपके हिसाब से क्या मतलब थोड़ा सा और डॉक्टर्स को या मेडिकल फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा। सबसे पहला क्या है कि बेटर देन क्योर, अगर तो हमें जो हमारा जो मेडिकल कम्युनिटी है, फ्रेटर्निटी है, मतलब डॉक्टर्स हो या नर्सेस हो या मेडिकल फील्ड के जो भी लोग हों, तो हमें उस पर ध्यान देना है कि बीमारियों को हम कैसे रोक सकें। जो हमारे बुक्स है, जो हमारा मेडिकल करिकुलम है आज के दिन में, ये ट्रीटमेंट ओरिएंटेड। किसी को बीमारी हो गया तो कैसे वो पता करना कि क्या बीमारी और कैसे इलाज करना, लेकिन कैसे हम बीमारी को रोक सकें उस पर ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन अगर आप सोच के देखें, हम लोग सब बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे अगर प्रिवेंशन के लिए किसको बताना है, तो एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, जो हमारे देश में, सबको बताना चाहिए कि हर लोग अगर आज ठान ले कि नहीं हम बीमारी से बचेंगे, और उसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल, एक्सरसाइज करना है, ढंग का खाना खाना है, ठीक से सोना है। लेकिन आप ये जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये जो तीन चीजें मैंने आसानी से बोल दिया, ऑलमोस्ट 50% लोग नहीं करते। तो एक्सरसाइज का मतलब सबको पता है एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन किसी न किसी कारण से, या मतलब बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या मतलब बिजी हैं, या किसी भी कारण से आप कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये सबको पता है अगर कोई 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज करे तो काफी इजी। अब अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो अगर आप डॉक्टर से सलाह लें कि हाँ ठीक है, किसी को चोट लग गई या घुटने में दर्द है, या कोई बहुत ही मोटा है तो कौन सा एक्सरसाइज कर सकता है। खाने का भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि आप तरह तरह की चीज पढ़ें, कोई बोलेगा कि ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है। तो वहाँ पे जो मेडिकल कम्युनिटी है, डेफिनेटली वी कैन गाइड कि देखो
क्या सही है क्या गलत है। और अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो जो हॉस्पिटल्स में जो काफ़ी लंबी लाइन लगा रहती है, पेशेंट्स की कतार रहती है, और डॉक्टरों के लिए मतलब काफ़ी लंबा वेटिंग लिस्ट रहता है, तो मेरा ध्यान इस पे है कि कैसे उस वेटिंग लिस्ट को हम कर सके, कम कर सके, जिससे कि मरीजों को मतलब जो आदमी है वो मरीज ना बने, जिससे कि हॉस्पिटल का चक्कर और डॉक्टर का चक्कर कम से कम करना पड़े। तो जो डॉक्टर्स हैं या जो भी मेडिकल फील्ड में हैं, उन्हें इस पे ध्यान देना है कि बीमारियों को हम कैसे रोक सकें। और एक तरीका उसका सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया, फिर आपका मीडिया, जो भी मीडिया है, अगर हम उसके थ्रू अगर पब्लिक तक जाएं कि हम बीमारियों से कैसे बचें, तो फिर हमारा काम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वो हमारे करिकुलम में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सारे डॉक्टर्स को ये बात पता है। अगर नहीं पता है तो हम पता करके और फिर पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं इस बात को। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुधीर, हमसे जुड़ने के लिए और पूरा जो इंसिडेंट था वो डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।